तो इस समय जैसे आपकी अचल संपत्ति आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आकस्मिक धन लाभ के आपके योग बनने हैं दोस्तों, इसी प्रकार से आपके इस समय। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन है, इससे आपके जीवन में क्या आपको शुभ फल और क्या इससे अशुभ फल आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। जबकि क्या है कि राहु किसी भी राशि में 18 महीने गोचर वर्ष भ्रमण करता है। तो गोचर वर्ष भ्रमण करने का ये तात्पर्य है कि जो भी फल आपको प्रदान यह करने वाला होगा, राहु केतु की अगर इसमें आपके राशि इत्यादि पर एक युक्ति बन रही होगी या किसी शुभ अशुभ ग्रह पर इनकी दृष्टि पड़ रही होगी, तो वहां पर यह उसके अनुसार आपको फल प्रदान करने वाले होते हैं। क्योंकि दोस्तों इनका क्या है, इनकी समय अवधि ही 18 महीने है कम से कम। और जब भी राहु और केतु की राहु की जब महादशा चलती है तो राहु अष्टदशामृतम 18 साल के लिए, तो 18 साल के लिए राहु की महादशा चलती है। और गोचर ग्रह में जब भी राहु आता है तो यह कितना है, 18 साल में आता है। 18 महीने के लिए आपकी राशि में जो गोचर राशि आपकी होती है उसमें भ्रमण करता है। तो आज हम गोचर राशि के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि जो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जबकि राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, इससे जो धनु राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये जान लेना भी जरूरी है कि राहु क्या है, कि राहु की जो उच्च राशि है वह वृष राशि है और नीच की राशि राहु की वृश्चिक राशि है। वहीं पर केतु क्या है, वृश्चिक राशि में उच्च का होता है और वृष राशि में यह क्या होता है, नीच का होता है। यह जान लेना भी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि राहु इस समय आपके कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में। जो धनु राशि के जो जातक हैं उनके कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। इसे सुख भी का स्थान भी कहा जाता है, माता के स्थान भी कहा जाता है, और यह भूमि और अचल संपत्ति का भाव भी हम इसे कहते हैं। भूमि भवन का भी हो गया, अचल संपत्ति यानी कि कुछ भी ऐसी जो कार्य हमारा है भी नहीं और तब भी उस कार्य से भी हमें कुछ इनकम होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसी अचल संपत्ति का होने का तात्पर्य है कि इस समय राहु जब आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों, केंद्र भाव में बैठे हुए हों, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि इस समय अवश्य ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है कि इन 18 महीनों में कहीं से चल अचल संपत्ति आपके जीवन में भी आने वाली है। यह आपके लिए राहु के दृष्टिकोण से अगर देखें तो चल अचल संपत्ति के लिए यह समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गड़ा धन के लिए आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वाहन सुख के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। मगर थोड़ा सा है कि मातृभाव में जब राहु बैठा हुआ हो तो थोड़ा मातृभाव के लिए राहु उतना अच्छा नहीं होता। यानी अगर यहां पर कहीं हमें ध्यान रखने की कुछ आवश्यकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा हमें सजग रहने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः राहु की पंचम दृष्टि देखते हैं तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम राहु क्या देख रहा है, आपके मार्केश भाव को देख रहा है, या इस भाव को हम क्या कह सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ के योग भी यह बनाता है और आकस्मिक भ्रमण के योग भी यह बनाता है। तो दोस्तों जब यह ऐसे हमारे जीवन में करता है तो ये समझ लीजिए, राहु का मैंने पहले भी आप लोगों को कई वीडियो में बता रखा है कि राहु हमारे जीवन में हमें क्या है, स्थान परिवर्तन के योग बनाता ही बनाता है। तो ये समझ लीजिए कि धनु राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह आकस्मिक, यहाँ पर भी आपका अचल संपत्ति का मैंने आपको बता, यहाँ भी यह किस प्रकार का योग बना रहा है कि आकस्मिक धन लाभ के योग बना रहा है, आकस्मिक भ्रमण के योग भी बना रहा है। तो ये समझ लीजिए जो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए राहु की दृष्टिकोण से इस समय इन चीजों के लिए बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव यानी पिता का घर, कर्म भाव भी हम इसे कह सकते हैं, राज्य या हम इसे राजयोग इत्यादि भी कह सकते हैं। राजयोग दोस्तों कैसे होता है कि कहने का तात्पर्य कि कई बार बच्चे का जन्म एक अच्छे घर में हो जाता है तो समझ लीजिए उसके जीवन में अपने आप ही राजयोग हो जाता है।
यानी कि पिता की संपत्ति। कई बार ये होता है कि करोड़ों की संपदा रखी हुई है, बच्चे का मतलब बच्चा जॉब करने के बाद ही करोड़ों की संपत्ति उसके साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि पिता का धन पुत्र के लिए ही होता है, ये समझ लीजिए। और पिता का धन जब पुत्र के लिए ही होता है तो कई बार हमारी बहुत सारी जायदाद इत्यादि होती हैं, तो उसका सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है, यानी पैतृक संपदा का सुख भी आपको यहां पर प्राप्त होने वाला है। मगर राहु जहां यहां मातृभाव को थोड़ा सा कष्ट पहुंचा रहा है, वहीं पर पितृभाव को भी थोड़ा सा कष्ट पहुंचाएगा 101%। तो जहां मैंने माता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने के लिए कहा है, वहीं पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सजगता बरतनी पड़ेगी अवश्य। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आ जाते हैं अष्टम और नवम यानी व्यय भाव में। तो इस समय जैसे आपकी अचल संपत्ति आ रही है, जैसे आपका मैंने आपको बताया कि आकस्मिक धन लाभ के आपके योग बनने हैं दोस्तों, इसी प्रकार से आपके इस समय खर्चे भी बने हुए हैं। तो खर्चों पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि समय हर बार एक जैसा नहीं होता, समय बदलता भी है। अगर हमारा आज अच्छा समय है तो कल बुरा भी आ सकता है। तो अच्छा समय है तो उस समय हम क्या करें, मतलब धन को थोड़ा सा संगठित भी कर लें। और धन होता भी दोस्तों इसी चीज के लिए, या तो विद्या बुद्धि के लिए होता है, या तो स्वास्थ्य से संबंधित के लिए होता है, या तो वैवाहिक मतलब जो षोडश संस्कारों से संबंधित इन कार्यों के लिए ही होता है। या हम अपने स्वास्थ्य पर ही सबसे अधिक धन लगाते हैं, या पठन पाठन पर विद्या बुद्धि पर भी सबसे अधिक धन लगाते हैं, या फिर षोडश संस्कार जो हैं उन्हीं में हमारा धन खर्चा होता है, बाकी कहीं और कहीं भूमि भवन इत्यादि में हमारा खर्चा होता है। पर सर्वाधिक खर्चा जो हमारा नेगेटिव खर्चा होता है वह किसको लेकर होता है, स्वास्थ्य को लेकर। बड़ी से बड़ी बीमारियां लग जाती हैं जिनमें करोड़ों रुपए वैसे लग जाता है। तो दोस्तों कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि राहु के जो नवम दृष्टि यानी व्यय भाव पे पड़ी हुई है, तो व्यय भाव पर राहु की नवम दृष्टि होने के कारण आपको थोड़ा सा क्या करना है कि जो धन इत्यादि आपका है उसको आपको व्यर्था खर्च नहीं करना, यानी धन का थोड़ा सा संगठन भी अवश्य करना है। और क्योंकि यह भाव अस्पताल इत्यादि का भी होता है, इसे हम मृत्यु का भाव भी कहते हैं, बायां नेत्र भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कई बार क्या होता है कि इन चीजों से संबंधित हमें कोई दिक्कत भी आ सकती है। यानी यह समय हमारा जो ये सारा मैंने आपको जैसे बताया कि जो खर्चा अचल संपत्ति जब भी आती है दोस्तों, जिसका इंसान को 1% का महत्व तो नहीं पता होता। जब हमारे पास वैसे लॉटरी का पैसा आता है तो लॉटरी का पैसा क्या होता है कि उसका तो इंसान को पता ही नहीं होता कि किस मेहनत से पैसा कमाया जाता है। आदमी जो एक एक दो दो पांच पांच सात सात रुपए करके जो जोड़ता है अपने जीवन में, उस धन का मूल्य उसे पता होता है। मगर जो धन वैसे ही आकस्मिक हमारे पास आ जाता है, उस धन का मूल्य में बहुत मुश्किल से ज्ञात होता है। और जिसको उस धन का ज्ञात हो गया, समझ लीजिए उसके जीवन में 4 चांद लग गई। जब कभी लॉटरी सट्टा इत्यादि से हमें कोई धन प्राप्त हो जाता है तो उस धन को अगर हम थोड़ा सा संगठित करके रखें, थोड़ा सा उसको सही जगह हम यूज कर लें, भूमि भवन प्रॉपर्टी इत्यादि में यूज कर लें, या कहीं पर मतलब कोई इन्वेस्टमेंट वैसे कुछ कर लें, तो वहां पर वह धन क्या हो जाता है, क्या थोड़ा सा मतलब हमारे आने वाले समय के लिए वह क्या हो जाता है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर पता लग रहा है कि धन भी अचल संपत्ति भी खूब सारी आ रही है, मगर उसके साथ साथ मेरे खर्चे भी बने हुए हैं, तो वह जैसा आया वैसे जाने वाले के समान होगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है कि थोड़ा जो भी आपके खर्चे हैं इत्यादि हैं उन पे थोड़ा सा लगाम लगा लीजिए। अगर शौकीन मिजाज के आप हो तो थोड़ा सा उन खर्चों पे भी आप क्या लगा लीजिए, लगाम लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों पुनः केतु के दृष्टिकोण से आते हैं, तो केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पिता के घर में बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि पिता का घर भी है, कर्म भाव भी है, पैतृक संपदा इत्यादि का भी है, राजयोग का भी है, तो यह प्रभुता प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी यही भाव है। आप ये चीज देख लीजिए कि कई बार एक अच्छे व्यवसायी के घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा वहीं से उसे प्राप्त हो जाती है। उसके बाद तो सिर्फ ये होता है कि उसकी दशा और दिशा दोनों चीजें बढ़िया होनी चाहिए, उसके डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर उसका डायरेक्शन मार्ग उसका बढ़िया है तो अपने आप ही उसको ये सारी चीजें खानदानी मिलती हैं सारी, मगर दशा दिशा उसमें सही होनी चाहिए।
बड़े अच्छे घर में जन्म होने का तात्पर्य ये नहीं है कि कल की डेट में उसकी दशा दिशा खराब होगी तो अपने आप ही अपने जीवन में उसका परिवर्तन आ जाएगा। अपने आप ही हुआ है, जहाँ एक अच्छा एक उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वहीं हुआ है उसे मतलब समाज से बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। तो यह कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो स्वयं के ऊपर भी हमें हमारी क्या होती हैं, लागू होती हैं। और हमारे जो मार्गदर्शन है, हमारी जो संगति है दोस्तों, वह किन लोगों के साथ में है उससे भी हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव इसका पड़ता है। तो जब ये पैतृक मतलब पिता के घर में बैठा हुआ है, पैतृक संपदा इत्यादि से राजयोग यह बना रहा है, यहाँ पे कारोबार इत्यादि में यह मतलब कारोबार का क्षेत्र भी है, ठीक है ना, और मान सम्मान प्रतिष्ठा का क्षेत्र है, तो ये समझ लीजिए इन कार्यों में आपकी वृद्धि होने वाली है। केतु के दृष्टिकोण से देखें तो इन कार्यों में आपकी वृद्धि होने वाली है। उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी केतु आपका क्या देख रहा है, धन भाव को देख रहा है। इसे संपत्ति, कुटुंब, परिवार इत्यादि का भाव भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों जब केतु की पंचम दृष्टि यहां पड़ रही हो तो यह समझ लीजिए कि इस समय हम अपना बैंक बैलेंस बनाकर भी चलने वाले हैं। 100% योग बनते हैं हमारे बैंक बैलेंस इत्यादि के भी। तो यहां पर केतु आपके लिए फिर अच्छा फलित होने वाला है। उसके बाद दोस्तों फिर ये सप्तम दृष्टि से यानी कि माता के भाव को देख रहा है। इसे हम सुख भाव भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाहन इत्यादि का कहते हैं, अचल संपत्ति का कहते हैं, गड़ा हुआ धन का कहते हैं। और ये हृदय का ऊपरी मतलब भाग का जो हमारा मतलब जो दिक्कतें होती हैं, शारीरिक कष्ट इत्यादि होते हैं, उसके लिए भी कहा जाता है। फेफड़े से संबंधित भी हमारा यह भाव होता है। तो यहाँ पर क्या है कि केतु जब इस भाव को देख रहा हो तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में अपने आप ही, जब केतु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो आपके जीवन में अपने आप ही आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। और सुख की प्राप्ति होगी तो दोस्तों अपने आप ही क्या है कि मतलब थोड़ा सा पारिवारिक जनों के साथ में भी आपका काफ़ी हद तक इस समय क्या बना रहेगा, एक आपसी सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ में भी आपका एक अच्छा जीवन व्यतीत होने वाला है। तो दोस्तों कुल मिला के देखें तो केतु का सप्तम जो दृष्टि मातृभाव में पड़ रही है यह आपके लिए अच्छी रहने वाली है। उसके बाद सप्तम, अष्टम और नवम यानी अरिभाव में केतु की दृष्टि पड़ रही है। यह चिंता का भाव भी है, रोग का भाव भी है, अपयश का भी है और मुकदमे इत्यादि का है, कोर्ट कचहरी का यह भाव है। तो दोस्तों जब मैंने आपको त्रिकोण दृष्टि के हिसाब से बताया, पंचम, सप्तम और नवम भाव के दृष्टिकोण से बताया, तो जब पंचम और सप्तम अच्छे रहने वाले हैं तो 101% अरिभाव में भी आपके लिए यह अच्छा फल प्रदान करने वाला है। इसमें दोस्तों अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कोई कार्य है तो इस समय अवश्य ही उसमें भी आपको क्या है, काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। या जीवन में कोई आपका केस इत्यादि चल रहा है तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको क्या है, सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि अपयश मतलब यहाँ पर आपको एक यश की आपको प्राप्ति होने वाली है। और अरिभाव पे जब केतु की नवम दृष्टि हो तो ये मान लीजिए कि इस समय आपके जीवन में आपके जो शत्रु इत्यादि हैं वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ से, यानी बेधड़क आप अगर कोई भी कार्य करना चाहो तो आप कार्य कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए राहु और केतु की जो 30 अक्टूबर को मतलब जब यह क्या है, राहु क्या है मेष राशि से मीन राशि में आ रहे हैं और केतु क्या है तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा राहु के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखें तो आपको क्या है, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा अपने खर्चों पे कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों अगर इस समय को आप बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपके जीवन में सबसे अच्छा समय अगर कोई है तो वह यही आने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस समय को भली भांति समझ भी लोगे और इस समय को भली भांति आप अपने जीवन में इसका सदुपयोग भी कर लोगे। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री राम।